नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केजरीवाल की पूरी टीम झूठ का पुलिंदा है। अरविंद केजरीवाल खुद आईबी रिपोर्ट का हवाला देकर, सीबीआई का हवाला देकर, यहां तक कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ लोगों का हवाला देकर झूठ पर झूठ बोले जाता है। और उसने पूरी अपनी टीम को ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है कि जहां उसकी टीम के लोग जाएंगे, एक के बाद एक झूठ बोलते जाएंगे। लेकिन मीडिया के सामने झूठ बोलना, जनता के सामने झूठ बोलना और संसद में झूठ बोलना, सबके बीच अंतर है। मीडिया के सामने झूठ बोलोगे और उसे पैसा खिलाओगे तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जनता के सामने झूठ बोलोगे तो कुछ लोग विश्वास कर लेंगे और कुछ लोग आलोचना करके, गाली देकर अपने आप को शांत कर लेंगे। लेकिन जब संसद में यही फर्जीवाड़ा करोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसा ही सांसद संजय सिंह के साथ हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ये बड़बोले सांसद राज्यसभा में अपनी स्पीच दे रहे थे। राज्यसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे थे और उसमें एक के बाद एक झूठ बोलते गए, जिसके बाद राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीयूष गोयल ने भी एक एक करके उनके झूठ का पर्दाफाश किया और कहा कि आम आदमी पार्टी की पूरी टीम ही झूठी है और इसलिए इनके आंकड़े ऐसे हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऑथेंटिक आंकड़े ही राज्यसभा लोकसभा में चल सकते हैं। और स्थिति ऐसी आ गई कि संजय सिंह के खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल संजय सिंह अपोजिशन पार्टियों के दर्द को बयां कर रहे थे। वो बता रहे थे कि मोदी सरकार के आने से अपोजिशन पार्टियों का भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। डायरेक्ट तो ये नहीं कह सकते थे, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर ये कह रहे थे कि मोदी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सारे की सारी विपक्षी पार्टियों के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनकी पोल खुल रही है। हालांकि वो तो कह रहे थे कि मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल ऐसे कर रही है जिसके कारण विपक्षी पार्टियां परेशान हो गई है। उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया और इसके लिए कहा कि 3000 के करीब छापे ईडी ने पिछले 8 साल में मारे हैं और ये सारे के सारे अपोजिशन पार्टी के लीडरों के खिलाफ है। इसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बख्श दिया, यहां तक कि येदियुरप्पा के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई और कर्नाटक में या फिर दूसरे स्टेट में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक उन्होंने कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी या विजय माल्या, ये लोग जो भगोड़े हैं उनके खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि ये पूरी तरह से झूठ फरेब पर आधारित है। विजय माल्या के खिलाफ सरकार लंदन के कोर्ट में मामला दर्ज कर रखी है, उसे वापस बुलाने की पूरी तैयारी चल रही है। विजय माल्या की संपत्ति कुर्क किया जा रहा है। नीरव मोदी के कई फर्म कुर्क जब्त किए गए हैं, उसकी संपत्ति अटैच की जा चुकी है और ललित मोदी का भी यही हाल है। इन लोगों का जिसका नाम संजय सिंह ने संसद में लिया, इनके खिलाफ कार्रवाई की पूरी लिस्ट ईडी के पास तैयार है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए इनसे वसूल किए जा चुके हैं, इनकी संपत्तियों की नीलामी की जा चुकी है। दूसरी तरफ जो 3000 छापे अपोजिशन पार्टी की बात की, उस पर भी ये पूरी तरह से झूठा आंकड़ा साबित हुआ। क्योंकि ईडी की बात करें तो ईडी ने पूरे 10 साल के दौरान अगर जो केस रजिस्टर्ड किया है, वो केस रजिस्टर्ड किया गया है 28,778, लेकिन उसमें से ज्यादातर मामले पीएमएलए के तहत नहीं बल्कि फेमा के तहत रजिस्टर्ड किए गए हैं। 24,000 से ज्यादा मामले फेमा के तहत रजिस्टर्ड किए गए हैं, जबकि पीएमएलए के तहत 3,578 मामले दर्ज किए गए हैं। और ये सारे के सारे केस जो दर्ज किए गए हैं उसमें अब तक जो 8 साल का आंकड़ा है वो थोड़ा अलग है। 8 साल में 3,500 के करीब जो मामले पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए हैं, उसमें से 23 लोगों को सजा भी हो चुकी है। और इसमें जो छापे मारे गए हैं वो केवल और केवल
राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ नहीं है, नेताओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसमें कई बिजनेसमैन शामिल हैं, कई भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं और साथ ही नेता भी शामिल हैं जो विपक्षी पार्टी के भी हैं और सत्ताधारी पार्टी के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले में हो या कर्नाटक के कोयला घोटाले में हो या फिर पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन संजय सिंह ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे क्योंकि उनके पास आंकड़ा एक ही था और ये आंकड़ा उन्होंने कहां से लाया था, ये तथ्य कहां से मिले थे, ये भी एक अविश्वसनीय बात है क्योंकि संजय सिंह का पूरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की आलोचना करनी थी और वो भी राज्यसभा में जिसका टेलीकास्ट सीधा हो रहा है, सीधा प्रसारण हो रहा है, वो जनता को संसद में रहकर बरगलाना चाहते थे। अब आंकड़ों की जो झूठ परोसे गए उसके बाद भी इन्होंने जो और बातें कही वो भी पूरी तरह से झूठ साबित हो रही थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के टीम के ये झूठे सदस्य संजय सिंह बार बार अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और इसलिए उन्होंने एक और व्यक्ति को चुना था राज्यसभा में जो उनसे भी ज्यादा बड़बोले माने जाते रहे हैं, वो है संजय राउत। संजय राउत की तरफ इशारा करके भी उन्होंने ये बोला कि ये लंबे समय तक ईडी के शिकंजे में रहे, जेल में रहे और इनके घर भी छापेमारी हुई थी। लेकिन उनका जो कहने का मतलब था वो साफ था कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को बख्श दिया जाए। उनके कहने का अभिप्राय यही था कि जो भी सांसद, विधायक या मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। इसलिए उन्होंने जो बातें कही उस झूठ का सच के बीच के अंतर को भी समझना जरूरी है। पिछले कुछ समय से जो कहा जा सकता है 8 साल की बात करते हैं, 8 साल के बारे में अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए तो वो सारी यादें धूमिल पड़ जाती है। लेकिन इस पिछले कुछ समय में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं, क्या वो सबूत झूठे साबित हुए हैं? सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी का नेता है, जो दिल्ली का मंत्री है और जिसे केजरीवाल अभी तक बेईमान नहीं ईमानदार मान रहा है, वो जेल के सलाखों में के पीछे है। उसके खिलाफ भी बड़ा मामला दर्ज किया गया है। वो हवाला का कारोबार कर रहा था, शेल कंपनियों के जरिए पैसे भेज रहा था, दिल्ली में जमीन खरीदे हुए था, अवैध तरीके से कब्जा किए हुए था और इन सारे मामलों में इतने सबूत हैं कि कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे निकट सहयोगी मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उस पर छापेमारी हुई है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन शराब घोटाले में दूसरे चाहे विजय नायर से पूछताछ हो, उसके खिलाफ छापेमारी हो या अरोड़ा के खिलाफ हो, ये सारे के सारे मीडियोकर दलाल और शराब माफिया हैं। यही नहीं, सीबीआई ने केसीआर की बेटी के कविता के साथ भी पूछताछ की। 7 घंटों तक पूछताछ हुई क्योंकि 100 करोड़ रुपए घूस लेने का मामला उसके खिलाफ भी चल रहा है। लेकिन क्या इन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप से पूरी तरह बरी किया जा सकता है? पश्चिम बंगाल में क्या पार्थ चटर्जी जिस तरीके से छापेमारी में 50 करोड़ से ज्यादा रुपए और साथ ही ज्वेलरी मिले हैं उसको माफ किया जा सकता है, उसे गलत ठहराया जा सकता है? या फिर झारखंड में जो आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई, पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई की गई जिसमें 36 करोड़ रुपए कैश में बरामद किए गए, क्या ईडी की वो कार्रवाई गलत थी? या फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड के साथ साथ कानपुर में, उसके अलावा दूसरे स्टेट में भी जो छापेमारी की गई और जिसमें करोड़ों रुपया कैश में बरामद किए गए, कई दस्तावेज बरामद किए गए, क्या उसे गलत ठहराया जा सकता है? जिस जगह से संजय सिंह ने आंकड़े लाए थे उसी जगह के एक दूसरे आंकड़े भी हैं कि 8 सालों के अंदर ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें लगभग 1,07,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है जो कि इन भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों या व्यापारियों की है। यही नहीं, उसी में एक आंकड़ा और भी है
कि इस समय जो 8 साल के अंदर ईडी की छापेमारी हुई, कार्रवाई हुई, उसमें 900 करोड़ रुपए कैश में जब्त किए गए हैं। यानी ईडी और सीबीआई ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार किया है, उससे पूरी विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई है। लेकिन संजय सिंह का आधार दूसरा था। संजय सिंह राज्यसभा में यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि अपोजिशन पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने साथ ला रहे हैं, और इसके लिए भी उन्होंने एडीआर रिपोर्ट का हवाला दिया। संजय सिंह ने कहा कि एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 211 नेता, जो चाहे तो विधायक थे या सांसद, इन लोगों ने दूसरी पार्टियों का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। यानी कि 211 विधायक या सांसद भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टियों से शामिल हुए हैं, वो या तो डर से शामिल हुए हैं या फिर उन्होंने किसी तरीके से प्रलोभन लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन दिया है। अब ये 211 विधायक या सांसद, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हैं, जितिन प्रसाद भी शामिल हैं, ये सारे लोग भी अब संजय सिंह के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि इन लोगों को उन्होंने डरा हुआ और साथ ही प्रलोभन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाला बता दिया। लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। 211 के बाद की बात करें तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही दूसरी पार्टियों से नेता शामिल हुए हैं? क्या आम आदमी पार्टी ने दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी जगह नहीं रखी है? गुजरात चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, हिमाचल प्रदेश में भी शामिल हुए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में जब एमसीडी का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जबकि अरविंद केजरीवाल के पास एमसीडी में 134 सीटें थी, लेकिन फिर भी मेयर बनाने के लिए जो जोड़ तोड़ करना था, घबराहट थी, उसके कारण रातों राती 2 काउंसिलर जो कांग्रेस के थे उसे अपने साथ ले आया। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक कारपोरेटर के घर पे शिखा गर्ग गई आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबियों में से एक। वो जाकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। यही नहीं, गुजरात में अगर देखा जाए, वहां भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय भी इन लोगों ने अपनी पार्टी में दूसरी पार्टी के नेताओं को जोड़ा है। अब इनकी औकात यही है कि जो भी पार्टी के नेता इनके अंदर शामिल होते हैं, या तो वो अपनी पार्टी से भगाए गए होते हैं या उनकी उस पार्टी में औकात नहीं होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। भाजपा के भी कुछ नेता इसीलिए छोड़कर गए आम आदमी पार्टी में क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा था। उसी तरह कांग्रेस के भी नेता आम आदमी पार्टी में उसी स्थिति में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की औकात ही उतनी है। कांग्रेस की औकात जिस तरीके से है, उस स्तर पर वो भी दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ सकती है, तोड़ती है। और राजस्थान में यही देखने को मिला था, जब बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस की सरकार में समर्थन देने के बावजूद सबके सबको कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। वही स्थिति ममता बनर्जी की भी है। ममता बनर्जी जहां जहां दिखाई पड़ता है कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, चाहे सुष्मिता देव हों या फिर मेघालय में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का प्लान हो। 17 कांग्रेस विधायकों में से 12 के 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए। रातों रात अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने उन्हें शामिल करवाया, और जो बचे हुए विधायक 5 विधायक थे कांग्रेस छोड़कर, वो एनपीपी में चले गए। यानी कि हर पार्टी के स्तर पर ये जोड़ तोड़ की कोशिश की जाती है और हर पार्टी में कुछ न कुछ विधायक सांसद जाते हैं। इसीलिए जब ये पूरा मुद्दा संसद में उठाया जा रहा था तो जगदीप धनखड़ ने हड़काया, संजय सिंह को बोला कि ये सारा का सारा राजनीतिक मुद्दा है, और आप ये समझ लो कि किसी भी सांसद या विधायक को इस तरीके के विशेष अधिकार नहीं है, ये इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है कि अगर वो करप्ट हों, करप्शन करें तो उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई न करे। अगर ऐसा कोई विशेष अधिकार मिला होता कि ईडी की कार्रवाई के पहले राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा से अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी,
तो वो अधिकार के लिए आप यहां सवाल उठा सकते थे। लेकिन ये फर्जी आंकड़े, ये फर्जी तथ्य और पॉलिटिकल बयानबाजी करके राज्यसभा का समय न खराब करें, क्योंकि आपके इन रवैयों के कारण राज्यसभा में आपके खिलाफ नोटिस जारी की जा सकती है और जिस तरीके से झूठे आंकड़े आपने पेश किए हैं उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है कुछ समय के लिए। तो ये तो आम आदमी पार्टी की पूरी गाथा है। ये मीडिया के सामने भी, लोगों के सामने भी और अब संसद में भी फर्जी तरीके से झूठी बातें करने लगे हैं, जिसका खामियाजा अब इसे भुगतना पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहे हमें हमारे साथ और देते रहे हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।